नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने अलंकार और उनके भेदों की कुछ भेदों की चर्चा की। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, उनके भेद कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार चर्चा की। अब अलंकारों का अंतिम भेद जो पाश्चात्य संस्कृति से निकल करके आया है उसके बारे में, उसके कुछ भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादातर जो शुरुआत में थे ये पाश्चात्य संस्कृति में थे, लेकिन जब आधुनिक युग आया 1857 के बाद, उस आधुनिक युग में छायावाद का आगमन हुआ 1918 से और 1936 के बीच में, जिनके जननायक पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा रहे। उन्होंने उस पाश्चात्य संस्कृति से आधुनिक हिंदी साहित्य में कुछ अलंकारों को लिया, जिन अलंकारों की चर्चा हम आपके सामने करते हैं। इन्हें आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार के भेद से जाना जा सकता है। इनमें नंबर 1 आता है मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार क्या है? जहां मानवीयतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहां मानवीयकरण अलंकार माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब काव्य में प्रकृति को मानव के समान चेतन समझकर उसका वर्णन किया जाता है, तब मानवीयकरण अलंकार होगा। सीधे सीधे हम ये समझ सकते हैं कि मानव के हाव भाव, उसकी भावनाएं और संवेदनाएं जब प्रकृति के आकर्षण के अंदर जाती है, तो वो अपनी भावनाओं को उस प्रकृति में देखने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए वो दुखी है तो उजड़ा हुआ जंगल, खुश है तो महकते हुए फूल उसकी खुशी में शामिल होते हैं, चहकते हुए पंछी उसकी खुशी के अंदर शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रकृति को मानव के समान चेतन समझ करके उसका वर्णन जब किया जाता है तो वो मानवीयकरण अलंकार माना जाएगा। जैसे उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहां उषा भोर का समय, सुबह का समय, यहां उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, अतः यहां पर मानवीयकरण अलंकार होगा। ऐसे ही दिवाउसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। संध्या का समय है, गोधूली वेला का समय है, और उस गोधूली वेला में ग्वाल बाल अपनी गायों को लेकर के अपने घर की तरफ आ रहे हैं। सूर्य की चमक धीरे धीरे कम होकर के पर्वतों की ओट में जा रही है, और अंधेरा स्ने स्ने अंधेरा धीरे धीरे ढलता जा रहा है। तो यहां पर नायिका को बताया है कि नायिका दिन के अस्त होने के, नायिका रूपी संध्या दिन के अस्त होने के कारण धीरे धीरे पर्वतों से उतरकर जमीन पर आ रही है। तो इस प्रकार मानवीय भावनाओं का आरोप पृथ्वी के प्रकृति के ऊपर किया जाता है, और प्रकृति की चीजों को अपने अंदर देखा और समझा जाता है। ऐसे अलंकार का नाम हम मानवीयकरण अलंकार देंगे। दूसरा है ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार। ये भी पाश्चात्य संस्कृति की देन है। जब किसी वस्तु या क्रिया से संबंधित आवाज की मौखिक नकल को सुना जाता है, जब किसी वस्तु या क्रिया से संबंधित आवाज की मौखिक नकल को सुना जाता है, तो वह ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार कहलाता है। आप रास्ते में चल रहे हैं,
आपके बगल से मोटरसाइकिल गुजर रही है, उसकी आवाज की उसकी ध्वनि। आप रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन आपके आगे से निकल रही है, उस ट्रेन की धड़ाधड़ की आवाज। आप किसी फिल्म के युद्ध को देख रहे हैं, फिल्म के अंदर युद्ध को देख रहे हैं, धाड़ 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 आवाज। आप किसी नदी किनारे बैठे हैं और नदी बह रही है, उसके कलरव की आवाज। आप किसी खुले आसमान में और पक्षी चहकते हुए जा रहे हैं, उनकी चहचहाट की आवाज। तो ये सब ध्वन्यार्थ व्यंजना के उदाहरण हैं। हिंदी साहित्य में, प्राचीन साहित्य में युद्ध आदि के वर्णन का काफी वर्णन किया है, जो ध्वन्यार्थ व्यंजना के अंतर्गत आते हैं। जैसे तड़ 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 तेगा बोले, रणमा छपकी छपकी। तो ये जो ध्वनि है, ये जो आवाज है, ये आवाज ही ध्वन्यार्थ व्यंजना के अंतर्गत आएगी। चर 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 चू चरर मरर जा रही भैंसा गाड़ी। गाड़ी की आवाज को किस तरह ध्वन्यार्थ में बदला है। हम देखते हैं कि आवाज ऐसी करती है, लेकिन उसको किस तरह एक व्यंजित किया है। आवाज को व्यंजित करने के कारण यह ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार के अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा। संध्या का छुटपुट, बांसों का झुरमुट, थी चहक रही चिड़िया, टी बी टी टू 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 टू। मैत्री शरण गुप्त और सुमित्रानंद पंत जैसे कवियों ने इस तरह की ध्वन्यार्थ को लिया, उसको व्यंजित किया, और उसके कारण ये ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार हम इसे मान सकते हैं। तीसरा और अंतिम इसका जो भेद है वह है विशेषण विप्रिय अलंकार। विशेषण विप्रिय अलंकार। इस अलंकार में किसी उपनाम, यहां पर विशेषण की बात हो रही है, अतः इस अलंकार में किसी उपनाम को उसके उचित विशेष्य के अंतरित कर दूसरे शब्द से जोड़ दिया जाता है, जो वाक्य में उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। सामान्य शब्दों में कहें तो यह कि यह स्वाभाविक विशेषण को अस्वाभाविक विशेष्य में लगा देता है। एक उदाहरण से समझाते हैं। उसने नींद रहित रात गुजारी। उसने नींद रहित रात गुजारी। यहां पर नींद रहित व्यक्ति है, पर वाक्य में ऐसा लगता है मानो रात स्वयं निद्रा विहित है। रात को ही नींद नहीं आई, जबकि वर्णन किया जा रहा है व्यक्ति का। तो यहां पर किसी उपनाम को उसके उचित विशेष्य से अतिरिक्त दूसरे के शब्दों से जोड़ दिया जाता है, अतः यहां पर विशेषण विप्रिय अलंकार होगा। एक और उदाहरण लीजिए। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। जयशंकर प्रसाद ने अपने आंसू काव्य में ये पंक्तियां दी। इन पंक्तियों में रागनी को विकल बताया गया है, जो अस्वाभाविक है। रागनी विकल नहीं है, क्योंकि व्याकुल तो कवि का हृदय है। अतः यहां पर विशेषण में विप्रिय है। एक और उदाहरण के द्वारा समझिए। रंगीले गीले फूलों से अध खिले भावों से प्रमदित, बाल्य सरिता के फूलों से खेलती थी तरंग सी सीमित। इस पदांश में अधखिले भाव अंकित है, जबकि अधखिला भाव नहीं है, अधखिला फूल है। इसी प्रकार बाल्य सरिता में बाल्य तो जीवन होता है। अतः हम इन सभी उदाहरणों के माध्यम से ये कह सकते हैं कि स्वाभाविक विशेषण और विशेष्य नहीं है, और इनके अंदर नहीं होने के कारण हम इसे विशेषण विप्रिय अलंकार मान सकते हैं। इस प्रकार ये आधुनिक या पाश्चात्य
अलंकार जिसके 3 भेद, मानवीयकरण, द्वन्यार्थ व्यंजना और तीसरा विशेषण विप्रिय अलंकार, हमने इनकी चर्चा की। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, बाय।